आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, NMMSS का एग्ज़ाम आपका इस संडे 8 तारीख को है और इस वीडियो में आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। जल्दी ही एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियो हमने पहले भी बना रखी है और 7 तारीख को शाम को एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस कि आपको कैसे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह से मार्किंग करनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो आपका 3 घंटा है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो पाए। उसके बारे में हम पूरी डिटेल में आपको लेके आएंगे वीडियो, उसको आप ज़रूर देखिएगा और नोटिफिकेशन आप तक आ जाए उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब करके। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर ये जो पेपर है 2023-24 के NMMS का है, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है ये, जिसमें हमने पार्ट 1 जो MAT है, MAT के 1 से 100 क्वेश्चंस तक सॉल्व करवा दिया है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम सेट जो आपका स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि 91 से 180 क्वेश्चंस तक होते हैं, 90 क्वेश्चंस इसमें भी है, उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो आप अच्छे से देखो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। तो सेट या स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जो है आपके मुख्यतः 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले होता है साइंस या विज्ञान, उसके बाद होता है आपका मैथ्स और फिर सोशल साइंस, ये जिसे आप सोशल स्टडीज़ भी कहते हो। 3 सब्जेक्ट का होता है। अब क्वेश्चंस का डिवीज़न एग्जैक्ट इसमें नहीं है कि एग्जैक्ट क्या होगा, बट फिर भी अप्रॉक्सीमेटली आपका अगर देखोगे इसमें तो 25 के आसपास ये होता है, 20 के आसपास ये होता है, ये हो गए आपके 45 और 35 क्वेश्चंस लगभग आपके 35 सोशल साइंस और 10 क्वेश्चंस एज अ जनरल आपको पूछे जाते हैं। बहुत बार ये वेरिएबल होता है 10 क्वेश्चन का फैक्टर, जो कभी साइंस में ऐड हो जाता है, कभी कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में ऐड हो जाते हैं, कुछ सोशल साइंस में। तो इस वीडियो में भी अगर हम देखेंगे तो अलग अलग क्वेश्चंस वेरी करते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज ये रहता है पैटर्न। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये साइंस का सेक्शन है, 91वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर आप उसके ऊपर के बल्ब को दबाते हो, रबड़ को, तो उसकी वायु बुलबुलों के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और जब आप उसे हटा लेते हो तो उसके अंदर पानी भर जाता है। ऐसा इसलिए होता है, तो ऐसा किस लिए होता है? ये जो वायुमंडलीय दाब है उस कारण से होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के कारण जो है उसके अंदर वो भर जाता है। अगला है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति या आकृति दिया है, आवृत्ति या जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 100% इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अच्छे से याद रख लो। जो ह्यूमन है, अगर हम मनुष्य की बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक का साउंड कहलाता है अल्ट्रासाउंड और इससे कम का साउंड कहलाता है इंफ्रासाउंड या अश्रव्य ध्वनि भी उसे हम कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि जो 20,000 से अधिक है, तो 20,000 से अधिक ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। और आपको कुछ जीव भी याद रखने हैं जो अश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं और कुछ ऐसे जीव जो पराश्रव्य ध्वनि है, आपके बुक में दिया है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। और कोशिश करेंगे हम कि 6 तारीख को साइंस से रिलेटेड आपके 8th क्लास के जितने भी चैप्टर्स जिसके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो एक बार आपको रिवाइज़ करवा दिए जाएं एक ही वीडियो में, ताकि आपके साइंस के सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो सके। अगला है, if the sliding friction between two surfaces is found to be 8 Newton, then the static friction between two surfaces is। तो आपको जो फ्रिक्शन का है वो 3 का ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 फ्रिक्शन होते हैं। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण और उसके बाद घूर्णन घर्षण, ये 3 ऑर्डर होता है। तो आपको यहाँ कहा गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो ये वाली वैल्यू है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 8 न्यूटन। आपसे पूछा गया है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो 8 से अधिक ही होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 8 से अधिक इसमें से एक ही ऑप्शन में है, तो वो है 10 न्यूटन। यही आपसे पूछा जाता रोलिंग फ्रिक्शन या घूर्णन फ्रिक्शन कितना है, तो 8 न्यूटन से कम होता। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, आ सकते हैं।
अगला है सेम फोर्स एक्ट ऑन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग द एरिया गिवन बिलो 1 by 1 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम। तो अगर समान बल लगाया जाए तो आपको पता है जो प्रेशर है, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, दाब जो है वो बल और एरिया का रेशियो होता है। अगर बल समान है तो जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना कम दाब होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें, आपको पूछा गया है दाब या प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, तो जब एरिया अगर दाब मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक कब होगा, जब एरिया सबसे कम होगा। तो एरिया इनमें से सबसे कम किस में है, तो 10 मीटर स्क्वायर सबसे कम है, तो इस केस में जो प्रेशर है वो सबसे अधिक होगा। अगला है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर। जो सफ़ेद रंग है वो जब 7 अलग अलग कलर विभाजित होता है उसको कहा जाता है विक्षेपण, या इंग्लिश में उसे कहते हैं डिस्पर्जन। और वो जो 7 कलर का बैंड बनता है उस बैंड को कहा जाता है विबग्योर। ठीक है, जिसमें वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। और इसमें आप ध्यान रखना, इसका जो तरंग दैर्घ्य है वॉयलेट का होता है लगभग 450 नैनोमीटर और रेड का होता है 750 नैनोमीटर। तो रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए वो हमको दूर से भी दिखाई दे देता है और इसलिए खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। अगला है पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स कलर टू द आई। तो कौन सा पार्ट का, जो हमारे आँखों का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है, तो वो रंग प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर है आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है वो रंग प्रदान करता है और ये आइरिस अलग अलग कलर के होते हैं। किसी का आपने देखा होगा भूरा होता है, किसी का काला, किसी का नीला। तो जो आँखों का कलर होता है वो उस आइरिस के कारण होता है। कॉर्निया क्या होता है, सबसे आगे की जो पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें सबसे पहले प्रवेश करता है प्रकाश, और सबसे अधिक प्रकाश प्रवेश करता है वो सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू ही होता है, और सबसे अधिक अपवर्तन प्रकाश का कॉर्निया के थ्रू ही होता है। फिर रेटिना जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, और प्यूपिल क्या करता है, प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 4 आइरिस। अगला क्वेश्चन है अ स्टार इज 10 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। एक जो तारा है वो 10 प्रकाश वर्ष दूर है, और अगर ये अभी आज वो चमकता है तो उसकी चमक धरती तक कब आएगी, तो 10 प्रकाश वर्ष दूर है, तो 10 साल में ये वो हम तक पहुंचेगी वो उसकी रोशनी। अगला है एन इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज। किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हमेशा एक कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, आपको पता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। जो हम गाड़ियों के पीछे देखने के लिए यूज़ करते हैं, सीधा तो बनाता है लेकिन वो क्या बनाता है, छोटा बनाता है। तो स्मॉल एंड इरेक्ट बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर उल्टा और छोटा, अगर सीधा बनाता है तो सीधा और बड़ा जो है वो कॉनकेव मिरर बनाता है, और इसी कारण से सीधा और आवर्धित कॉनकेव मिरर बनाता है। और इसी कारण से इसका इस्तेमाल जो है अवतल दर्पण का शेविंग मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, शेविंग दर्पण में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का। गाड़ियों के पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही उत्तर है कॉनकेव मिरर। अगला है एक बस जो है 27 किलोमीटर 45 मिनट में चलता है, उसका स्पीड आपको बताना है। अब देखो स्पीड आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर को भी आप मीटर में लिख दो, तो आपको पता है किलो का मतलब होता है 1000, तो 27,000, और 45 मिनट का मतलब है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 45 गुना 60। इसको काट दो, जो आंसर आएगा देखो 0 से ये 0 कट गया। अब आप काटो, तो अगर ये 3 से काटते हो तो ये 9 से आप काटो, तो 9 पंजे 45, ऊपर हो जाएगा 9 तिया 27। फिर अगर ये 3 से यहाँ काटते हो तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ जब आप देखो 3 से ये पूरा कट गया, 3 दूना 6, ये 5 दूना 10। अच्छा यहाँ 1000 था ना, सॉरी हाँ 1000 था, 3 जीरो होंगे ना, 27,000। फिर ये 5 दूना 10, तो 10 से एक और जीरो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 10।
तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, अगर कोई वस्तु एक ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स केप्ट पैरेलल फेसिंग ईच अदर, तो नंबर, अगर कोई दो दर्पण के बीच में, दो समतल दर्पण के बीच अगर समानांतर है तो उनके बीच में कितने इमेजेस बनेंगे, तो वो बनेंगे अनंत या इनफाइनाइट। अगर आप देखते होगे ना सेविंग मिरर, जब आप सैलून जाते हो, दो मिरर आपके समानांतर हों तो आपको दूर तक अपनी इमेज दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं अनंत। ठीक है। अगला है, अच्छा इसमें आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, वी कैन नॉट सी इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम अ ब्लाइंड स्पॉट, कि जो हमारे आँखों का में एक अंध बिंदु होता है उस पर हम प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। इट हैज़ नो सेंसरी सेल्स। अगला है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है तो आपतित कोण का मान क्या होगा। अगर आप देखो, अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, ये अगर आपका मिरर है, यहाँ एक कोण आपतित हो रहा है और फिर ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है और इसी हिसाब से परावर्तित हो जाता है। आपको कहा गया है आपतित और परावर्तित, मतलब इस कोण और इस कोण के बीच का जो एंगल है, ये जो कोण है ये 60 डिग्री है और ये अभिलंब दोनों को बराबर में विभाजित करता है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो आपतित कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आज रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्शन, हाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के लिए हमको आयोडीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन के लिए कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। तो पहला उत्तर हो जाएगा I2 आयोडीन, CuSO4 कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है 104, सब्सटेंस स्टोर्ड इन वाटर, कौन सा ऐसा है पदार्थ जो पानी के अंदर रखा जाता है, तो इनमें से फास्फोरस जो है वो पानी के अंदर रखा जाता है। सोडियम की खास बात क्या है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आए किसको चाकू से काटा जा सकता है तो वो हो जाएगा सोडियम। और ग्रेफाइट क्या होता है, ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉलम ए, जो सूची ए है, इसमें आपको अलग अलग केमिकल्स दिए हैं और उनका नाम दिया हुआ है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक का है सी, एक का, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, देखो एक का सी है तो पहले का सी देखो किस किस में है, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो हमारा पहले ही कट गया। ठीक है। अब इसमें देखो अलग कौन सा, तीनों अलग ऑप्शन है, इसमें तीनों अलग ऑप्शन है। दूसरा देखो क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, जो बिना बुझा चूना, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, तो दूसरे का हो जाएगा डी। दूसरे का डी कौन सा है, ये नहीं है, दूसरे का डी ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा अभी हमने पढ़ा, वो होता है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कौन ऐसा है जो अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाता है, तो कभी भी अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड कौन बनाएगा, अधातु। तो अधातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो इसमें आयरन, ये लोहा, ये धातु है, कॉपर धातु है, सिल्वर धातु है, तो सल्फर जो है वो अधातु है, इसीलिए ये अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाता है। अगला है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो कौन सा धातु प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का संगठक नहीं है, कि पेट्रोलियम से कौन सा नहीं निकाला जाता है, तो स्नेहक तेल पेट्रोलियम से निकालते हैं, बिटुमिन निकालते हैं, पैराफिन मोम भी निकालते हैं, कोक जो है वो हम कोयला से निकालते हैं। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा पेट्रोलियम से हम क्या क्या निकालते हैं, तो पेट्रोल भी निकालते हैं, डीजल भी निकालते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, पेट्रोल और डीजल ये पेट्रोलियम के संघटक है, और एलपीजी, ये 3 और बाकी ये 6 ऐसे संघटक आपको पता होने चाहिए। और कोक किससे निकलता है, कोयला से। अगला है, कलर ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, कैंडल जो है अगर मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो सबसे गर्म भाग जो उसका बाहरी भाग होता है
वो कहलाता है। तो सबसे बाहरी भाग जो है वो सबसे गर्म भाग होता है और उसी को वो सबसे उसकी मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग बाहरी भाग होता है, उसको कहा जाता है नीला रंग, जो नीला भाग होता है। अगला 110 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें से कौन ऐसा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि जो एक बार उसको शेप में बन जाए, सॉफ्ट पिघला कर बनाया जाए और जब उसको एक बार अपने आकार ले ले तो उसको दोबारा परिवर्तित करना मुश्किल हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकलाइट। बाकी सभी जो है उतना हार्ड नहीं होता है, चाहे पीवीसी हो, पॉलीथीन हो, रबड़ हो, ये हार्ड नहीं होता। बेकलाइट हार्ड होता है। बेकलाइट का इस्तेमाल जो आपके जैसे कुकर या केतली के हैंडल देखते हो ना, वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक बार बनने के बाद उसको दोबारा हम उसका आकार परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। तो जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हमने पढ़ा था धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और वो पॉप साउंड का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैस रिलीज्ड व्हाइल यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है। तो जब भी आग लगाना हो तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बुझाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो उत्तर हो जाएगा 3, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कैलेमाइन। कैलेमाइन किसका सॉल्यूशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है जिंक कार्बोनेट जो है वो कैलेमाइन का सॉल्यूशन होता है। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन डज नॉट इंक्लूड। जो पारंपरिक तरीके हैं उसमें घिरनी तंत्र, ढेकली तंत्र, ड्रिप तंत्र या उत्तोलक तंत्र, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन अगर देखें तो ड्रिप सिस्टम सबसे सही ऑप्शन है, ये आजकल इस्तेमाल होता है, तो ये पारंपरिक तरीका नहीं है। अगला है, बीजों से भूसे को अलग करना क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। ये आपके 8th क्लास के चैप्टर से आया है। तो किस वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसने किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जो एंथ्रेक्स रोग है उसके कारक की जब खोज की थी तब इन्होंने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन है, विच डैश डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है। तो ये आपने पढ़ा है, मलेरिया जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और मलेरिया फैलाता कौन है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, बट उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रोटोजोआ होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो ये आपने पढ़ा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार सिर्फ यही आया था, इस बार हो सकता है प्लाज्मोडियम आ जाए या एनाफिलीज पूछ लें। अगला क्वेश्चन है 118वां, फर्मेंटेशन इज रिलेटेड। जो किण्वन प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है। तो किस वैज्ञानिक ने बताया था इसके बारे में। तो लुई पास्चर, इन्होंने बताया था। अगला है, ग्रोथ हार्मोन। जो वृद्धि हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रीटेड होता है। तो जो हमारा मस्तिष्क है उसकी जो वृद्धि हार्मोन है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसके द्वारा स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। अगला है, मेल गैमेट। जो नर युग्मक है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम कहते हैं स्पर्म। और 121वां क्वेश्चन है आपका, डॉली वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। जो डॉली है वो सबसे पहली स्तनधारी जीव था जिसका जन्म कब हुआ था। तो ये आपका क्लास 8 के साइंस की बुक में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है 5 जुलाई 1996। और अगर पूछा जाए ये कब तक सरवाइव किया था इसने, तो 14 फरवरी 2003 तक सरवाइव किया था। 14 फरवरी 2003 को इस शीप की या इस डॉली क्लोन वाले भेड़ की डेथ हो गई थी। अगला है, नेम द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस या जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। 123वां क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। जो पेंक्रिया या अग्न्याशय के द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो वो होता है इंसुलिन।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा कौन सा है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल, थायराइड, ये तीनों है, बस सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो अगर आप देखो तो 90 से लेके 125 तक, सॉरी 91 से 125 तक ये साइंस के क्वेश्चंस थे। टोटल 35 क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस के आए हैं। अच्छा, ये आपके साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे क्वेश्चंस जो 9th क्लास में एग्ज़ाम हुआ था CMA-ST-CCS का, उससे रिलेटेड भी हैं ये। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें साइंस 8th क्लास का कवर किया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लो। आप जाओगे चैनल पे, वहाँ आप CMA-ST-CS के वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई दे देंगे। नहीं तो हम और वीडियो जो 7 तारीख को शाम को कोशिश करेंगे कि एक पूरे वीडियो में इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी एक वीडियो बनाई जाए। बट अभी फ़िलहाल के लिए इसका लिंक मैं डाल दूँगा, जो CMA-ST-CS का एग्ज़ाम था फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला, उसको ज़रूर देख लेना। अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन लगभग मैथ्स के हैं, उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन है, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो इसको अगर आप देखो तो x प्लस x माइनस 2y का ये होल क्यूब है, तो उसका एज क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एज, तो इसका क्यूब तो x माइनस 2y, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है 4 नंबर का एवरेज जो है, 4 नेचुरल नंबर का एवरेज 55 है। अगर 3 का एवरेज, इफ़ एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 54, तो चौथा नंबर क्या होगा। देखो 4 नंबर का एवरेज 55 है, तो आप 55 को अगर 4 से गुना कर दो तो कितना होगा। देखो 50 चौके 200 और 5 चौके 20, तो 220 है टोटल, ठीक है। और 3 नंबर का 54 है, तो 54 गुना जब आप 3 करते हो तो कितना हो जाएगा, 50 तिया 150 और 4 तिया 12, तो 162। इसमें से इसको घटा दो, 220 में से 162 को घटाओगे, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 6 गया 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58। ठीक है, देखो यहाँ है ना, 21 में से 16 कह लो, या आप 11 में से 6 गया 5 और फिर 0 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58। इसका सही उत्तर है 58। अगला है स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:7, कि 2 ट्रेन हैं उनके बीच की गति का अनुपात 6:7 है। अगर पहला ट्रेन जो है वो कवर करता है 364 किलोमीटर 4 घंटे में, तो स्पीड बतानी है आपको। अच्छा, इफ द सेकेंड ट्रेन कवर्स, जो दूसरी ट्रेन है, जैसे दोनों की स्पीड का जो रेशियो है, अगर मान लो 6:7 है, तो एक की स्पीड 6x मान लेते हैं, एक की 7x मान लेते हैं। अब अगर आपको कहा गया है जो सेकेंड ट्रेन कवर करता है डिस्टेंस 364 किलोमीटर 4 घंटे में, तो इसका स्पीड निकालें अगर हम 364/4, तो ये आ जाएगा 491 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 91 जो है वो 7x के बराबर है, तो 13 सत्ते 91, तो इसको आप कैसे करोगे, 91/7 गुना 6, तो 13 और 13 छिक्के 78, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78। अगला है कि 832 में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ मिलता है जितना उस वस्तु को 448 में बेचने पर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब क्या है कि अगर हम देखें SP, आपको पता है SP का मतलब क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है, या CP माइनस लॉस, ये SP का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो 832 में बेचा है, मतलब CP प्लस प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 832, और CP माइनस लॉस अगर हम लॉस करें तो 448 है। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या कही गई है कि उतना ही लाभ है जितना उसको इतना बेचने पे हानि होती है, मतलब P और L की वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो अगर P और L की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हो जाएगा यहाँ पर CP प्लस L
और CP माइनस L, तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो 2 CP जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 832 और इसको जब जोड़ोगे आप तो 8 और 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, और ये CP जब निकालोगे तो इसको 2 से भाग कर दोगे तो 2 छिक्के 12 और 640। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला है, इस आकृति में आपको L और M पैरेलल हैं तो वैल्यू ऑफ X निकालनी है। अब ध्यान से अगर देखो, ये अगर पैरेलल है, इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, ठीक है, अब ये अगर पैरेलल हैं, ये आपका 30, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका है 100 डिग्री, तो यहाँ भी ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, जो ये लाइन अगर हम बढ़ाते हैं, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये अगर एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना होता है 80 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 100 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80, और ये आपको 30 दिया है तो 30 और जो 80 है 110 है तो ये 70 का होगा, ठीक है, ये 70 होगा तो ये टोटल 110 का होगा, तो x प्लस 5 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको 110 के बराबर दी हुई है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। फिर 131वां है कि A और B दो नल है, एक टैंक को 5 और 10 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ 7 बजे खोला जाए तो कितने बजे भरेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, ठीक है, तो मान लो 10 यूनिट टंकी का टोटल भरना है, तो जो A है वो 5 घंटे में भर देता है और B जो है वो 10 घंटे में भरता है, तो B 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, A 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है। ओके, अब आपको कहा गया है यदि, और दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे 2 + 1 3 यूनिट, ठीक है, और भरना कितना है 10 यूनिट, ये आप ध्यान रखना, 3 यूनिट ये दोनों 1 घंटे में भरते हैं, तो 6 यूनिट कितने 3 यूनिट 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 6 यूनिट, 3 घंटे में भर देंगे ये 9 यूनिट, तो 3 घंटे तो लगेंगे, उसके बाद अब सिर्फ 1 यूनिट बचा है, तो अब 3 यूनिट के लिए ये कितना समय लगाते हैं 1 घंटा दोनों मिलके, तो 1 यूनिट के लिए कितना लगाएंगे 1/3 घंटा यानी 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे, तो अगर 7 बजे खोला जाएगा तो 3 घंटे 20 मिनट मतलब 10:20 पर ये भर जाएगा। अगला है, ये एक आकृति दी गई है ABCDF जिसमें षटभुज है, 6 भुजाएं हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं, और इस पर हर एक पे एक वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या r है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इन सभी का क्षेत्रफल जो है वो एक वृत्त के बराबर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाई। अब सबसे पहले आप एंगल देखो, ऐसे कोई इसमें सबसे पहला है कि आप एंगल देखो, एंगल कितना बन रहा है, उससे आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, ये फिर एक ये 3 4 5 6, ठीक है, और ये R है, ये R है, ये आपको गिवन है। इसमें कहा गया है षटभुज है, तो ये षटभुज का जो एंगल है वो कितना हो जाता है, अगर हम देखें तो वो एंगल हो जाता है आपका 120 डिग्री। ये कितना एंगल होता है 120 डिग्री, तो ये सभी 120 है, 120, तो 120 का मतलब होता है आपका 1/3। अगर हम 360 डिग्री एक वृत्त को मानते हैं तो 120 का मतलब होता है 1/3, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हैं, 120 डिग्री मतलब 720 डिग्री हो गया, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो 360 से तो 2 के बराबर आता है, और सभी में r² है ही, तो 2πr² इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2πr²। फिर 133वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है √9 - √8। अब देखो √8 जो है वो होता है आपका 2√2 और √9 होता है 3, तो √3 - 2√2 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, √3 - 2√2। अब इसमें अगर आप देखो, ये एक, अगर हम इसको लिखते हैं √2
का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, तो यही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये रूट 2 माइनस 1, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर 134वां क्वेश्चन है, ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए और बी का लघुत्तम समापवर्त्य है 209, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा। तो दो प्राइम नंबर जिनका एलसीएम 209 है। अब 209 अगर देखो किसी से कट रहा हो तो ये कटता है किससे, 19 से। तो 19 से अगर काटो तो ये होता है 19 एकम 19 और 11, तो 11 और 9 दोनों से, 11 और 19 इन दोनों से कट रहा है, तो 11 और 19 का ये 2 नंबर हो गए। और ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए हो गया आपका 19, बी हो गया आपका 11। अब आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी, तो 19 का स्क्वायर माइनस 11, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 11 का होता है आपका, मतलब 11 सिर्फ 11 है, तो 361 माइनस 11, तो एक में से एक गया 0, आंसर हो जाएगा 350। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखो 23 के आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या देखो तो 25 होता है, तो इसमें आप 2 ऐड करो, तो 23 और 2 हो गया आपका 25, और इस तरफ भी जब 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 25 के बराबर, और 25 इसका होल स्क्वायर होता है 5 का, तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 5। और जब ऐसा दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है जो 5 की घात 3 और माइनस 3, और ये आपका 5 हो जाएगा, तो 5 की घात 3 होता है 125, और 125 माइनस 15, 5 दिया 15, जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 110, आंसर इसका आएगा। तो उत्तर नंबर हो जाएगा 110। यही अगर यहाँ नेगेटिव होता तो वो ऐड हो जाता, 140 हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1350 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1350 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या पता होनी चाहिए। तो 1350 अगर देखो आपको ये पता है 1225 एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, 35 का, 36 का होता है 1296, 37 का होता है आपका, और 37 का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है आपका 1369। तो बस यही आंसर मिल गया आपको 1369। तो 1350 में क्या जोड़ें तो हो जाएगा 19। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करने का है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जब आप ऐसे निकालते हैं, देखो ये 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और 13 है तो 3 तिया 9 यहाँ हमने कर दिया, यहाँ आया 4 और ये हो गया 450, और इसका हो गया 3 दूना 6। तो यहाँ हम अगर 8 लगाते हैं तो कितना हो गया, 6 अट्ठे 48, और 8 अट्ठे 64 और 6 अट्ठे 48, और यहाँ से करते हो तो 8 अट्ठे 64, 6 बचा, तो 8 6 48 और 6 48 और 6 54। तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ 8 नहीं आएगा। तो 8 नहीं आएगा तो अब यहाँ 7 रख के देखते हैं हम। देखो यहाँ 6 था, 6 और 7 रख के देखो तो 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42 और 7 49, 7 सत्ते 49 और 42 और 4 46, तो 469। तो 450 यहाँ दिया हुआ है, 469 चाहिए तो आपको 19 चाहिए। तो वैसे भी निकाल सकते हो, बेटर है, लेकिन स्क्वायर्स याद रहें तो आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 2/3 की पावर 2x + 1 गुना 3/2 की पावर -3, ये 2/3 की पावर 8 है। अब आपको पता है किसी की पावर अगर आप माइनस में है तो उसको इन्वर्स कर देते हैं,
तो अगर इन्वर्स करेंगे या उल्टा करेंगे तो ये तो है आपका 2/3 की पावर, यही रहने दो 2x + 1, और जब इसको गुना को अंदर वाले को उल्टा कर दे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/3 की पावर ये 3 हो जाएगा, और ये 2/3 की पावर 8 के बराबर दिया है। अगर बेस सेम है तो आपका पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 2x + 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 4, इसकी वैल्यू 8 के बराबर हो गई। 2x की वैल्यू हो गई आपकी 4, ये 4 इधर जाके माइनस का हो गया, x की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू पूछिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर 138वां क्वेश्चन है, a की वैल्यू इतनी दी हुई है, b की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो a + b की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, सबसे पहले दोनों का आप अगर पावर है उसको सेम कर लो, तो a + b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 10 की पावर 5 है, तो इसको भी 10 की पावर 5 करोगे तो हो जाएगा 22.4 गुना 10 की पावर 5 ये, और उसमें जब 3.15 ऐड करोगे तो इसमें 3.15 आप ऐड करोगे इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 कॉमन, तो 5 4 1 5, 3 और 2 5 और 2, तो a + b का मान आपको निकालना है। तो देखो, अच्छा सॉरी, तो 3.15 गुना 10 की पावर 5 ये a है, और 2.24 गुना 10 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 0.224 इंटू 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 4 5 2 7 2 1 3, हाँ तो 3.374 इंटू 10 की पावर 5। अगला क्वेश्चन है 139 कि एक शॉपकीपर एक चेयर को 7,896 रुपये में बेचता है 6% डिस्काउंट देने के बाद उसके मार्केट प्राइस पे, और फिर भी 12% प्रॉफिट कमा लेता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे आसान तरीका होता है, आप पहले लेके चलो, जैसे अगर कोई 100 रुपये का मान लो चीज़ ख़रीदा है किसी ने, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 12% का, तो वो कितना हो गया 112, ठीक है, और अब वो बेचता है 7,896 पे, तो 112 की जो वैल्यू है वो कितनी है 7,896। आपको 100 की वैल्यू पूछी है, तो 112 से इसे डिवाइड कर दो। अब सिंपल सी बात कर दो, 112 अगर 7,896 है तो 100 किसके आसपास होगा आपका, 7500 के आसपास होगा या 7,050 के आसपास होगा। इसको आप निकालोगे तो इसका आंसर आपका लगभग 7500 आ जाएगा। फिर है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 20% और 25% का। देखो, जब भी डिस्काउंट एक साथ दिए हैं तो उसको इस तरह से ऐड करते हैं। देखो, 20 और 25 दो साथ में दिए हैं, तो इसको हम करते हैं 20 + 25, लेकिन दूसरा माइनस में है डिस्काउंट, तो -20 गुना 25 और बटे में 100। तो जब इसको डिवाइड करते हो तो 25 यहाँ 4 हो गया, 4 से ये हो गया 5, तो 20 + 25 हो गया आपका 45 -5, तो 40% डिस्काउंट हुआ, ठीक है। अब कहा गया है ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अमाउंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, हाँ, कि जो टोटल डिस्काउंट मिला वो 200-250 रुपये का मिला, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है। तो आपको पता है 40% की वैल्यू है 250 के बराबर है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 80% हो जाएगा 500 के बराबर। तो आप 10 जो आपको 100% है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका 2.5 गुना, तो 25 को जब आप गुना करोगे किससे 2.5 से, तो आंसर हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला है आपका 141, ये एक आपका पैरेललोग्राम है या समानांतर चतुर्भुज दिया है, x और y का मान निकालना है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। तो 60 की वैल्यू 2x + y के बराबर है, 40 की वैल्यू x + 12 के बराबर है। तो दो समीकरण आपको दिए हैं कि x + 12 = 40, और दूसरा समीकरण दिया है आपको
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 28। तो x की वैल्यू 28 किस में है, इसमें और इन दोनों में है। x की वैल्यू यहाँ 28 रखो तो 28 दूना 56 प्लस 4, तो यही आंसर आएगा चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये एक ट्रेपीजियम है जिसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं और x का मान आपको निकालना है। तो समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती हैं। तो ये 110 है तो ये हो जाएगा आपका 70, और ये समानांतर है तो ये 70 है, तो एंगल बी भी 70 है। ये 60 है तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा। तो ये 70 है, ये 60 है, तो 70 और 60 होता है 130। तो ये बचा कितना, 50 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। फिर है एक मशीन 6 घंटे में 900 बोतल भरती है, तो 3 घंटे 20 मिनट में कितनी भरेगी। देखो 6 घंटे में 900 बोतल भरती है, तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, तो 900 बटा 6 तो हो जाता है 150। तो 1 घंटे में बढ़ेगी 150। अब 3 घंटे में कितना भरेगी, तो 3 घंटे की बात करें तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 450। ये तो इसने 3 घंटे में भर दिया। बचा 20 मिनट, तो 20 मिनट होता है 1/3 पूरे घंटे का। तो पूरे घंटे में 150 बोतल भर रही है, तो 1/3 कितना हो गया, 50। तो अब सबको ऐड कर दो, 450 प्लस 50 तो 500 बोतल हो गया। फिर अगला है, ये मैथ्स के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद सोशल साइंस करेंगे हम फटाफट। x, y, z वास्तविक संख्याएं हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2, और इसकी जब भी ऐसे हो तो जो ये ब्रैकेट में दिया है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो z की वैल्यू हो गई यहाँ 3, y की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 1। अब आपको रख देना है, y की वैल्यू है 2 बटा x की वैल्यू है 1, 2 बटा 1 प्लस z की वैल्यू है 3, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 और 3 5 आंसर आ जाएगा। फिर है 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया जिसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, तीनों घनों के भुजाई की लंबाई का अनुपात इतना है, पिघलाए गए घनों की भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी। देखो आपसे पूछा गया है कि 3 जो घन हैं, 3 क्यूब्स विथ लेंथ ऑफ देयर साइड, उनका रेशियो जो है 3, 4, 5 था, उनको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया जिसका जो डायगोनल है वो इतना दिया है 12 और √3। अब आपको उन जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस 3 क्यूब छोटे वाले का पूछा है, तो रेशियो 3, 4, 5 का दिया है। अब जो घन होता है, अगर आप देखो 3 और 4 वाला है और 5 है, तो 3, 4 का एक ये हो जाता है आपका 5, ठीक है। और फिर आपका तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, इसका आपको थोड़ा ध्यान से देखो। आपको कहा गया है एक घन है जिसका 3, 4, 5 है, और एक उससे बनाया गया एक बड़ा घन जिसका डायगोनल इतना है। अब एक घन का डायगोनल कितना होता है, अगर आप देखो तो घन का जो डायगोनल है, अगर एक घन मानते हो आपका ए और ए साइड का है, तो अब इसमें अगर देखें हम तो एक घन जो है उसके डायगोनल की लंबाई होती है √3a, ये आपको दिया हुआ है 12√3। तो जो बड़ा घन बना है उसमें जो उसका एज है उसकी लंबाई कितनी है 12, तो इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा, तो बस उसी तरह आपको निकाल देना है। तो 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब, इन तीनों को जब जोड़ते हो तो ये हो जाता है आपका 216x का क्यूब, ठीक है। और ये इसका जब भुजा निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x का होल क्यूब, और यहाँ पर आपका 12 का क्यूब है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो 12 का क्यूब है, तो 6x की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो 6, 8, 10 ये आंसर हो जाएगा। ये थे आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें कहा गया है अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो। अगला है अरेंज द फॉलोइंग किंगडम इन ऑर्डर ऑफ देयर एनेक्सेशन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कैसे
उसका एनेक्सेशन क्या था, उसका ऑर्डर आपको बताना है। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, तो ये ऑर्डर में ही दिया हुआ है। हम जैसे देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1848 में किया था सतारा को, फिर 50 में किया था संबलपुर को, 52 में किया था उदयपुर, और उसके बाद नागपुर का 54 में। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, उनके द्वारा इन सबको एनेक्स किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABCD। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। तो पहला है, इट वॉज established by रविंद्रनाथ टैगोर in 1901. The aim of शांति निकेतन was to impart creative education in natural environment. तो ये बिल्कुल सही है। इट फॉलो स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन इन द स्कूल, और इट प्रमोट्स, तो ये भी आपका सही है। और इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें उतना स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन नहीं था। ये आपका नेचर के साथ आपको जैसा मन है उस तरीके से पढ़ने के लिए फ्री छोड़ता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें 1901 में वैसे स्टार्ट किया था देवेंद्रनाथ टैगोर जो इनके फादर थे, लेकिन इसको एक्सपेंड किया था जो शांति निकेतन को, वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें देखें हम, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों में डाउट है कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है। बट अगर हम 1901 की बात करें तो 1901 में इस्टेब्लिशमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी। तो जो श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं वो यही वाला ऑप्शन हमारा गलत है। जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी वो इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। ये किसका स्लोगन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। अगला है, हु सर्व्ड एज ए फ्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे C राजागोपालाचारी, और ये तब तक बने रहे थे जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो नहीं बन गए। तब तक गवर्नर जनरल कौन बने थे? C राजागोपालाचारी। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट। कि इनमें से मध्यमवादी, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो थे, तो मॉडरेट इनमें से कौन नहीं है? दादा भाई नौरोजी ये मॉडरेट थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ये मॉडरेट थे। तो बाल गंगाधर तिलक ये एक्सट्रीमिस्ट थे। जो लाल बाल पाल, ये आपको याद होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या थे? खासकर एक्सट्रीमिस्ट के पार्ट थे। अगला है 51वां, कि मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गोमस्थस का मतलब क्या है? अपनी गायों की सुरक्षा करने वाले लोग, प्लांट के राजस्व के जमा करने वाले एजेंट्स को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, पुलिस अधिकारी को, या जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों को। तो गोमस्थस, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप गोमस्थस से गाय का, लेकिन ये आंसर नहीं है। गोमस्थ क्या होते थे? जो बुनकर हैं उनसे कलेक्शन करने के लिए जो ब्रिटिश कंपनी के एजेंट थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी, जो कि उपनिवेश के जो स्थानीय बुनकर और कारीगरों से लेके आते थे टैक्स। तो इसका सही उत्तर है आपका कि रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट, लेकिन ये प्लांटर्स के नहीं थे, ये किनके थे? बुनकरों के। तो इसका सही उत्तर है आपका, अच्छा पुलिस ऑफिशियल भी नहीं है, तो वैसे प्रॉपर इसका आंसर वैसे बुनकर था, लेकिन इसमें प्लांटर्स दिया है। तो रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट्स को ही हम गोमस्थस कहते हैं। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय B.R. अम्बेडकर इन विच ईयर। कि मंदिर प्रवेश आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो ये 1927 में B.R. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनको मंदिर में जाने के लिए अलाउ करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 153वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इल्बर्ट बिल। तो ये था 1884 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये बिल्कुल सही है।
25 जनवरी 1884 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता की तलाश की गई थी, ये भी सही है। इस बिल के आने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सुनवाई भी भारतीय जज कर सकते थे। इसका विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो ये अब इसमें बताना है कि आपको क्या सत्य है। तो 1884 में प्रस्तुत किया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समानता लाने की कोशिश की गई, ये भी सही था, बट समानता की तलाश की ऐसा नहीं है। इसका विरोध नहीं किया गया था और इसने दबाया भी नहीं था। सही इसका यही है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1884। अगला है अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा वही मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो इसको ये जो नियमित कर लिया गया था 1884 में, इसको पेश किया गया था 1883 में, तो यही गलत होगा, ये गलत है। दूसरा सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला है हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो इनमें से किससे जुड़े थे? तो प्रार्थना समाज, होम रूल लीग, यंग बंगाली आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन। तो हेनरी विवियन डिरोजियो इन्होंने यंग बंगाली मूवमेंट से ये रिलेटेड थे। अगला है हु रोट किसने ये किताब लिखी? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817। 1817 में ये किताब किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है जेम्स विल। जेम्स विल ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817 में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? जो अभ्रक है उसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया जो है वो लगभग 80% टोटल माइका जो रिज़र्व है वर्ल्ड में उसको होल्ड करता है। अगला है गोल्डन फाइबर इनमें से किसको कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा। तो वो होता है आपका जूट। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। अगला है पिट्सबर्ग। ये एक इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग सिटी है। ये कहाँ है, किस देश में है पिट्सबर्ग? तो पिट्सबर्ग जो है वो आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग सिटी है। कहाँ का? अमेरिका का, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है विच बर्ड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर? इनमें से कौन सी पक्षी की मौत किडनी खराब होने से हो रही है? तो जो गिद्ध है उसकी मौत हो रही है। उसका कारण क्या है? जो दवाई, जो डेक्लोफेनेक दवाई, जो दर्द की दवाई खाई जाती है, उसके कारण जो गिद्ध हैं उनकी किडनी फेल हो जा रहे हैं। अगला है विच पॉइजनस गैस वाज लीक्ड इन भोपाल? जो भोपाल गैस कांड था उसमें कौन सी गैस, जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 1984 में निकला था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है G20 समिट किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? तो अभी ये तो सबको पता होगा, न्यू दिल्ली में G20 समिट 2023 का हुआ था। 2024 का याद रख लेना, हो सकता है आ जाए। अगला है पहला सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? सबसे पहला जो कपड़ा मिल है वो, और वो भी मैकेनाइज्ड कपड़ा मिल, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो पहला जो टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था मुंबई में 1854 में। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं, जैसे जहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है वो होता है उसके आधार पर सर्वव्यापी या स्थानीयकृत। तो उत्पत्ति के आधार पे दो होता है, एक होता है बायोटिक और एबायोटिक। जिसमें जीवन है वो बायोटिक, जिसमें जीवन नहीं है वो एबायोटिक। अगला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इनमें से कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये जो एक
3 और 4 है, ये तीनों क्या है, PSU भारत सरकार के उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी है ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। अगला है 165 फेरस मिनरल। तो फेरस आपको पता है, एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल, लौह खनिज इसमें से क्या है, तो मैग्नीज जो है वो एक लौह खनिज है। अगला है शक्ति और तंत्री ट्रेडिशन, शक्ति और तंत्र परंपराएं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये परंपराएं अगर देखें हम ऑप्शन, तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान। बंगाल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो असम और बंगाल ये दो ऐसी जगह हैं जहां ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला है पंचायती राज इज़ द टियर ऑफ विच गवर्नमेंट, किस स्तर की पंचायती राज संस्थाएं कौन से स्तर की सरकार है। तो अगर हम देखें पंचायती राज हमारे गांव में होता है तो ये प्रथम चरण होता है, तो फर्स्ट ईयर हो गया आपका इसका सही उत्तर। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य, जिसका आर्टिकल है 51A। तो ये जो हमारे संविधान में जोड़ा गया वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ा गया था। तो अब ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। अगला है हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो संसदीय स्वरूप किस में शामिल है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, केंद्र और राज्य को समान शक्तियां प्राप्त है, वोट देने का अधिकार सीमित है, देश का मुखिया समान शक्तियां रखता है। तो अगर हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सारे पावर रखते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला है हु हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉ, कि किसके पास यह शक्ति है कि उन कानूनों को संशोधित या रद्द कर दें जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है। अगला है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो ये देखो, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब आंसर था DY चंद्रचूड़, और अब अगर पूछा जाए तो अभी जो है वो है संजीव खन्ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अभी जो है वो है संजीव खन्ना आंसर। अगला है डैश सोसाइटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, कि कैसे समाज में संविधान अक्सर ऐसे नियम बनाता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाता है। तो लोकतांत्रिक समाज में। फिर अगला है राजद्रोह अधिनियम 1877 क्या था, तो इसे ब्रिटिश प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, आर्बिट्रेरी एक्ट, रॉलेट एक्ट एंड नन ऑफ दिस। तो ये जो रॉलेट एक्ट था 1870 में, इसी यही था राजद्रोह अधिनियम। अगला है इनमें से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि छुआछूत को संविधान से हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के बारे में बताता है। अगला है इसमें से कौन सी आर्थिक गतिविधियों की पहचान करे, तो खेत में काम करना, माँ द्वारा अपनी बेटी के लिए खाना बनाना और रमेश द्वारा स्कूल में पढ़ाना, इसमें से आर्थिक गतिविधि, तो जिसमें पैसा देना होगा तो वो है आपका C, और किसान द्वारा खेत में काम करने से भी उसको आर्थिक कमाई होगी, तो ये दोनों A और C इसका आंसर हो जाएगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। नेक्स्ट है प्रकृति से प्राप्त और बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं, बिना अधिक संशोधन के, तो डायरेक्ट जो हम यूज़ कर लेते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। फिर है जल से उत्पन्न विद्युत शक्ति को कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत। 179 क्वेश्चन है
कि जो सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहा जाता है? फूड स्टॉक, बफर स्टॉक, ऑफिशियल स्टॉक या गवर्नमेंट स्टॉक? तो इसको कहा जाता है बफर स्टॉक। अगला है, कौन सा कारक मानव संसाधन के कौशल और उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा? शिक्षा, प्रशिक्षण, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं? तो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट इसमें योगदान नहीं करेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 91 से लेके 180 तक क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, एग्ज़ाम में आपका यहीं से पेपर आएगा। और इसके लिए एग्जाम्पलर की आप बुक ले सकते हो, एग्जाम्पलर आप ऑनलाइन देख सकते हो या जो NMMS की बुक है उससे भी प्रैक्टिस का आप कर सकते हो। साइंस के लिए मैंने 2 वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उसको ज़रूर देख लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।